हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैं बता रहा हूं, जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें रोजगार के जो सिद्धांत चल रहे हैं उसमें आज कराएंगे क्या, समग्र मांग जो कीन्स ने दिया था। क्या है समग्र मांग? इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था जो कीन्स ने जो दो नियम दिए थे, समग्र मांग और समग्र आपूर्ति। तो अभी पहले वाले को देखेंगे, समग्र मांग। समग्र मांग क्या होती है और कैसे कार्य करती है? समग्र मांग को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड, ए डी इक्वल सी प्लस आई। ये कार्य करती है सी प्लस आई, कस्टमर इनकम। ये दो तरीके से कार्य करती है। इसको एक काम करो, यहाँ लिखने की बजाय समग्र मांग को यहाँ लिखेंगे तो ठीक रहेगा। ए डी इक्वल सी प्लस आई। ठीक, ये दो तरीके से काम करती है। दो तरीके कौन कौन से हैं इसके? एक तो है उपभोग मांग। ठीक, उपभोग मांग। दूसरी है निवेश मांग। निवेश मांग। अब ये दोनों कैसे कार्य करती हैं? उपभोग निजी उपभोग मांग। निजी मतलब खुद के लिए, निजी उपभोग व्यय। ओके। निवेश में क्या होगा? सरकार द्वारा किया गया निवेश। ठीक, सार्वजनिक उपभोग मांग, सार्वजनिक उपभोग व्यय। ये जो शब्द है निजी उपभोग मांग, निजी उपभोग में मतलब एक जो कंपनी है वो खुद के लिए डिमांड कर रही है और किसी से मतलब नहीं है। या फिर घर का जो सदस्य, मान लो घर में अगर पूरी फैमिली में 8 सदस्य हैं, सदस्य 8 सदस्य हैं और 8 में से एक जो घर का मुखिया होता है, ठीक है, तो 7 सदस्य हो गए, एक मुखिया हो गए, टोटल मिलाकर 8 हो गए। अब जो 7 लोग मांग करेंगे या जो 7 लोग खर्च करेंगे, वो क्या करेंगे? अपने अपने लिए मांग करेंगे और अपने अपने लिए खर्च करेंगे। मगर मुखिया का कार्य क्या होता है कि सभी को साथ लेकर चलना। जैसे घर में पापा जी हो गए, दादाजी हो गए, ठीक है,
मालिक हो गया घर का, तो उसका काम होता है कि सभी को साथ लेकर चलना है। तो वो सबके लिए मांग करेगा, सबके लिए खर्च करेगा, सबके लिए व्यय करेगा वो। ये हो गया सरकार द्वारा, और ये हो गया और निजी उपभोग मांग। अब ये उपभोग व्यय मांग कहाँ से करते हैं? नंबर 1, रोजमर्रा की उपभोग मांग, मतलब जो रोज की ज़रूरतों की चीज़ हैं उनकी मांग करते हैं, उन पर व्यय खर्च करते हैं और उन्हीं का व्यय करते हैं। मरम्मत पर किया गया व्यय। अब मरम्मत, जैसे छत की मकान की छत टूटी हुई है, उसमें से बारिश में से पानी गिरता है तो उसकी मरम्मत करवानी है। या फिर पंखा खराब हो गया, पंखे को ठीक कराना है। कोई भी चीज़ हो सकती है, उसकी मरम्मत पर जो किया गया व्यय। ब्याज के भुगतान पर किया गया व्यय। जो ब्याज पे पैसा उधार लिया था किसी से, दोस्त से या फिर रिश्तेदार से, किसी से भी पैसा उधार लिया है, तो वो एक ही शर्त पर देता है, भाई ब्याज देना पड़ेगा। तो हर महीने तुम उससे जो लिया है उसको दो या ना दो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो तो देना ही पड़ेगा बाद में, आज नहीं तो कल, मगर उसे हर महीने ब्याज देना पड़ता है। तो जो भी अपनी इनकम होती है उसमें से ब्याज पर भी व्यय करना पड़ता है। रक्षा एवं सुरक्षा पर किया गया व्यय। रक्षा एवं सुरक्षा पर किया गया व्यय। रक्षा एवं सुरक्षा में कौन कौन आएंगे इसमें? सैनिक, गार्ड। जो सैनिक होते हैं, फौजी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनको जो सैलरी दी जाती है वो रक्षा एवं सुरक्षा पर। और जो गार्ड होते हैं, जैसे प्राइवेट, आजकल बहुत सारे प्राइवेट गार्ड रख लेते हैं, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें कोई भी गवर्नमेंट वो नहीं मिलते हैं, सारे प्राइवेट ही होते हैं। जो भी पुलिस वाले होते हैं, जो भी गार्ड होते हैं, और बड़ी बड़ी जो क्या बोलते हैं, मॉल होते हैं, उनमें भी गार्ड जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। तो उनको जो सैलरी दी जाती है उसके जो उसका जो व्यय किया जाता है तो रक्षा सुरक्षा में आता है। नॉट, ऐसा व्यय जिससे ना तो किसी प्रकार की संपत्ति का सृजन होता हो, और ना ही
किसी पुरानी देनदारी में कमी आती है तो ऐसे व्यय को क्या बोलते हैं? उपभोग व्यय। उपभोग व्यय कहते हैं। याद करो, ये वाली जो पॉइंट है मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया है, ठीक है ना? जब उपभोग व्यय और उपभोग निवेश कराया था, उपभोग व्यय और उपभोग प्राप्ति कराई थी, तब यही वाली जो पॉइंट है वो यही वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा यही कराया था। ये हो गया ये वाला पॉइंट, उपभोग मांग। ठीक, अब बात आती है किसकी? निवेश मांग की। निवेश मांग में भी दो तरीके से कार्य करती है। ये दो हुए ना, ए और बी। ठीक, अब बात आती है किसकी? निवेश की। निवेश में भी दो तरीके से कार्य करता है। इसको मिटा लो फिर। उपभोग हो गया, ए निजी निवेश मांग दूसरा आएगा सार्वजनिक निवेश मांग। दूसरा क्या आएगा? सार्वजनिक निवेश मांग। अब ये दोनों कैसे कार्य करती हैं? पहला पॉइंट आता है लिए गए ऋण का भुगतान। जो पैसा उधार लिया था उसको देना है, तो लिए गए ऋण का ब्याज का भुगतान, लिए गए ऋण का भुगतान। आधारभूत आधारभूत संरचना का निर्माण। मतलब आधारभूत का क्या मतलब है? या तो वाहन बनाना, या फिर सड़क बनाना, यातायात, जो संचार है, कम्युनिकेशन है, उसको बढ़ावा देना। इसके लिए क्या होता है? आधारभूत संरचना। तीसरा पॉइंट आता है रक्षा सुरक्षा पर किया गया व्यय। ये उसमें भी आया था, इसमें भी आया है, तो इसमें बात करेंगे हथियार की। उसमें किसकी बात कर रहे थे? मनुष्यों की, जो गार्ड हैं, सैनिक हैं, उसके लिए। इसमें बात करेंगे हथियारों की, जैसे बंदूक हो गई, तोप हो गई, बम हो गई, पिस्टन हो गई। जितने भी हथियार हैं वो अगर ख़रीदना है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। अगर बंदूक नहीं होगी तो
क्या तीर तलवार से थोड़ी ना लड़ेंगे। सॉरी। नॉट। अभी याद रखना क्या चल रहा है, समग्र मांग चल रहा है, इसके बाद होगी समग्र आपूर्ति। क्या, इसके बाद जो आएगा वो समग्र आपूर्ति होगा। ठीक, समग्र आपूर्ति ज़्यादा बड़ा नहीं है, समग्र आपूर्ति इसके जस्ट बाद ही करा दिया जाएगा। इसमें एक डायग्राम है ओनली, इसमें क्या कहना है इनका, ऐसा व्यय जिससे या तो नई संपत्ति का सृजन हो या फिर पुरानी देनदारी में कमी आती है। ऐसे व्यय को निवेश व्यय कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, निवेश व्यय। या तो किसी संपत्ति का सृजन हो, या तो तुमने कोई संपत्ति खरीद ली हो, या फिर जो तुमने उधार ले रखा है उसका चुका दिया हो, तब भी एक संपत्ति ही इकट्ठी हुई। मान के चलो कि अगर किसी से तुमने 10,000 रुपये ले रखे हैं, ठीक है, अगर उसके चुका दिए, तुमने दे दिए वापस, तो उससे तुम कल 20,000 भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये भी एक संपत्ति हुई। या फिर तुम जमीन खरीद लो या फिर गहने खरीद लो, ये सारी किस्में संपत्ति में आती है। ये हो गया। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है फिर समग्र आपूर्ति। क्या आता है, समग्र आपूर्ति। इसका जो फॉर्मूला बनता है, समग्र आपूर्ति इक्वल बनता है उपभोग व्यय प्लस बचत। इसका ये फॉर्मूला बनता है। और यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, और ये जो बनते हैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट बनता है यहाँ से, कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें भी न्यूमेरिकल है, और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें भी न्यूमेरिकल है। तो ये जो पार्ट है न्यूमेरिकल वाला पार्ट है,
इसको बोलेंगे कस्टमर सेविंग, CS, और वो क्या था, C+I, एग्रीगेट डिमांड। ठीक, अब समग्र आपूर्ति कहते किसको है, एक वर्ष में किसी देश के सीमा में होने वाला, किसी देश की सीमा में वस्तु तथा सेवाओं का होने वाला उत्पादन क्या कहलाता है, समग्र आपूर्ति कहलाता है। किसी भी देश की सीमा, सीमा कहाँ कहाँ होती है देश की, कि एक तो देश हो गया पूरा, ठीक, उसके बाद यही है, वो फिर भौगोलिक सीमा में आ जाती है, ये भौगोलिक सीमा हो गई, और इसके बाद जो अदर कंट्रियों में अपनी एम्बेसी बनी हुई है, ठीक है, दूतावास जो बने हुए हैं, दूतावास MNSC, इसको ये नहीं बोलते हैं, जो दूतावास बने हुए हैं विदेशों में, उसमें भी जो मांग, निवेश जो भी होता है, उसका पूरा कहाँ, अपने देश में ही काउंट किया जाता है, और उसकी बचत और व्यय दोनों को मिलाकर के क्या बनती है, समग्र आपूर्ति। अभी इससे पहले जो बताया था प्रभावपूर्ण मांग, वो बताया था प्रभावपूर्ण बिंदु, प्रभावपूर्ण मांग, ये कैसे कार्य करती है, तो इसमें क्या होगा, समग्र मांग बराबर समग्र आपूर्ति। याद रखना, ये इसके द्वारा कई फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, और इसके द्वारा कई जो सवाल हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। तो समग्र मांग किसके बराबर थी, C+I, और समग्र आपूर्ति C+S, दोनों इक्वल हैं। अब इक्वल कैसे हैं वो देखना है अपने को, तो इसके लिए डायग्राम बनाया जाएगा। ये वाई एक्स हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये बिंदु हो गया, इधर रख लो I, इधर रख लो मांग, समग्र मांग, समग्र मांग, ठीक। इसमें एक जो पॉइंट बना लो यहाँ, इसके बाद इस पे जो वो खींचेंगे, वो देखो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड
ये तो हो गया एग्रीगेट डिमांड AD। सॉरी, एग्रीगेट सेविंग हो गया ये C+S। ओके, सीधा निकल गया, क्या हो गया, एग्रीगेट सेविंग। और एक जो पॉइंट है, यहाँ से जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, AD C+I, एग्रीगेट मांग। ओके, अब जो इसके बाद वाली वीडियो में कराएंगे, जो रोजगार का सिद्धांत था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद जो समष्टि अर्थशास्त्र में जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बनता है वो आता है, तो इसको स्टार्ट कराएंगे अभी से। पहले इसके बीच में क्या कराएंगे, कल कल कराएंगे ओनली वो जो हैरोल्ड डोमर का मॉडल, हैरोल्ड डोमर, जो हैरोल्ड डोमर का मॉडल है उसको कराया जाएगा कल। ओके, थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करो और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, तो जिसके कारण कि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ओके, थैंक यू।